हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं सीटेट के लिए आपका सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी सब्जेक्ट होता है, उसके संबंधित आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम यहाँ पर डेली आपके प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कस करते हैं। साथियों, ये क्लास आपकी डेली होती है, डेली आप इस क्लास को अटेंड कीजिए, आपको सीटेट पेपर में है बहुत ही हेल्प मिलेगी इस क्लास से। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? भाई यहाँ पर पूछा है कि जो खनिज होते हैं उनके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन ए, इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। बी, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। या डी, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका जो खनिज के संदर्भ में कथन जो गलत है, भाई देखिए आपसे पूछा ना सही नहीं है यानी कि गलत कथन, तो गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या कि ये सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सभी खनिज अधात्विक ही होते हैं, कुछ अधात्विक नहीं होते, क्या नाम है, अधात्विक भी होते हैं और धात्विक भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल धात्विक ही होते हैं, और अधात्विक भी होते हैं और धात्विक भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? भाई भारत में जो आरंभिक मानव थे प्राचीन काल में, उनको समझने के लिए इनमें से किस एक को प्राथमिक स्रोत माना गया है? ऑप्शन ए, गिरनार का शैल अभिलेख। बी, पातशाहनामा चित्रकला। सी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। या डी, कांगड़ा शैली की चित्रकला। तो देखिए उसको माना गया है आपका मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला होगी। इसको दोस्तों मध्य प्रदेश की जो शैल चित्रकला है उसको आपका प्राथमिक स्रोत माना गया है आरंभिक मानव पर समझ के लिए। ठीक है दोस्तों, कैसे माना गया? अभी देखिए जो आपकी मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, है ना, ये सबसे प्राचीन है, विश्व की सबसे प्राचीन गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, तो इनमें जो क्या मिले हैं, इनमें यहाँ पर आखेटक यानी शिकार करते हुए कृषक, ग्वाले, इन सभी के चित्रित हैं वहां पर इस गुफाओं में। तो ये गुफा आपकी आरंभिक मानवों पर समझ के लिए प्राथमिक स्रोत के रूप में मानी जाती है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी सही जाएगा कि मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। भाई जो ब्रिटिश काल था हमारा, जब अंग्रेजों का शासन नहीं था, उसके पहले जब जिस समय बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था? ऑप्शन ए, एक निश्चित फीस लेकर। बी, साल भर फसल की कटाई के समय को छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे। सी, वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए। या डी, सरकारी संस्थानों में। तो देखिए भाई, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को कब पढ़ाया जाता है? बच्चों को पढ़ाया जाता था पूरे साल पढ़ाया जाता। कब पढ़ाया जाता? पूरे साल भर पढ़ाया जाता था, बस केवल और केवल फसल कटाई के समय को छोड़ करके। भाई जो फसल कटाई की समय आता था उस समय को छोड़ देते थे, क्योंकि वो खेतों में काम करने जाते थे, उसको छोड़ करके बाकी पूरे साल पढ़ाया जाता था बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बी सी ई का तात्पर्य है, यानी आपका जो बी सी और ई है ये, इसकी आपसे फुल फॉर्म पूछी है। बी सी ई की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्शन ए, बिफोर कॉमन एरा। बी, बिफोर सीजन एरा। या डी, सी, बिफोर कॉम्प्रेपरेरी एरा। या डी, बिफोर क्रिश्चियन एरा। यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया है, ये कुछ और था साथियों, ये गलत हो गया। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिफोर कॉमन एरा। क्या होगा भाई? बिफोर कॉमन एरा। बीसी का मतलब होगा आपका बिफोर कॉमन एरा। अभी कॉमन एरा क्या होती है? कॉमन एरा वो होती है वो कैलेंडर जो आपका अधिकांशतः सभी देशों में माना जाता है। जो आपका क्रिश्चियन कैलेंडर है, क्रिश्चियन एरा है, वो लगभग सभी देशों में उसको मान्यता मिली है ना, तो इसलिए उसको कॉमन एरा कहा जाता है, क्रिश्चियन एरा को। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा के पहले का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था। चलिए भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? भाई मान लीजिए हम आज आपसे पूछा है कि आज हमको कैसे पता लगता है कि भाई जो पुरापाषाण युग था हमारा, उसमें शुतुरमुर्ग होते थे? तो ऑप्शन है आपके ए, महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। बी, शुतुरमुर्ग पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं। सी, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में इसका वर्णन है। या डी, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है। तो देखिए भाई, हम कैसे जान पाएंगे, कैसे जानेंगे कि पुरापाषाण युग में भारत
भारत में मतलब शतुरमुर्ग होते थे। तो हमको जानेंगे भाई कैसे कि हमें एक प्रमाण मिला है कि जो महाराष्ट्र के पटने जो है पुरा स्थल है, महाराष्ट्र का पटना पुरा स्थल, वहाँ से शतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो हमें पता लगा कि भारत में पहले पुरापाषाण युग में कभी यहाँ पर शतुरमुर्ग रहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? भाई जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन कैसे हुआ, आपको इन ऑप्शंस को देखना है और फिर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। बी, जंगलों का विनाश हो गया होगा। सी, सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी। यस डी, संभवतः नदियां सूख गई होंगी। आपसे पूछा है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका पतन कैसे हुआ। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ऑप्शन आपके ए बी डी, बी ए सी डी, सी ऑप्शन है बी सी डी, या डी ऑप्शन है ए बी और सी। तो बताइए भाई पतन कैसे होगा आपके अनुसार। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी और डी। क्या दोस्तों, ए बी और डी, यानी कि आपका ए बी और डी आपका कि ऐसा लगता है कि शासकों का वहां पर नियंत्रण समाप्त हो गया था। बी क्या है भाई, जो जंगल थे उनका विनाश हो गया होगा। और डी क्या है, संभवतः नदियां सूख गई होंगी तो पानी की कमी हो गई होगी जिससे हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, जो आपका हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो गई थी बाद में। तो आपको यहाँ पूछा है कि महायान जो था, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत क्या होता था। ऑप्शन ए, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बी, बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था। सी, मूर्तिकला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। या डी, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कि जो महायान बौद्ध धर्म था उसके अंतर्गत क्या होने लगा था, उसके अंतर्गत क्या होता था, उसके अंतर्गत होता था कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। क्या भाई, जो महात्मा बुद्ध थे उनकी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। खिलजी और तुगलक वंशों के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है। भाई जो आपके खिलजी और तुगलक वंश थे उनके प्रशासन के अंतर्गत और समेकन के संदर्भ में, उनके प्रशासन और समेकन के संदर्भ में पूछा यहाँ से सही क्या है। ऑप्शन ए, गंगा के मैदानी इलाके के घने जंगलों वाले क्षेत्र को पहली बार बैठा गया। बी, दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण कठिन था। सी, खिलजी और तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों और जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाते थे कि जो आपके गंगा के मैदानी इलाके थे उन पर जो खिलजी और तुगलक थे वो जोर जबरदस्ती अपने अधिकार लंबे समय तक रख पाते थे। ऑप्शन डी, उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन होता था। ठीक है दोस्तों, भाई दिल्ली कहाँ और बंगाल कहाँ, तो इतने दूर प्रांत जो होते थे उनका नियंत्रण उन पर कठिन होता था, कठिन बात थी नियंत्रण करना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर गलत कथन चूज करना आपको कि जनजातीय लोगों के जो इतिहास है उनका पुनर्निर्माण हुआ है उसमें गलत कथन कौन सा है। ऑप्शन आपके ए, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। बी, जनजातीय समूहों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया है। सी, जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा है। या डी, समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो देखिए यहाँ पर आपका गलत कथन बताना था आपको। तो गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है, यही आपका गलत है भाई। ऐसा नहीं है, लिखित दस्तावेज बहुत कम लोगों के पास है, अधिकांश लोगों के पास नहीं है, ना के बराबर है जो आपका लिखित दस्तावेज, तो ना के बराबर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। आपकी प्रतिनिधि लोकतंत्र जो होता है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है यहाँ पर, ये बताना आपको। ऑप्शन है आपके ए, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। बी, जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। सी, जनता को मतदान का अधिकार। या डी, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। तो देखिए यहाँ पर जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है उसकी विशेषता नहीं होगी, वो नहीं होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी कि जनता का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। भाई जनता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता नहीं होती है क्योंकि जो प्रतिनिधि चुनती है जनता वो वहाँ पर निर्णय निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है सहभागिता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है। भाई छोटा तिब्बत किस क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन आपके ए, अरुणाचल प्रदेश। बी, सिक्किम। सी, हिमाचल प्रदेश। या डी, लद्दाख।
तो देखिए भाई साथियों, आपका जो छोटा तिब्बत कहा जाता है वो कहा जाता है आपका लद्दाख को। किसको कहा जाता है भाई? लद्दाख को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेह इसकी राजधानी है, आजकल ये यूटी के रूप में है भारत में। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अपील प्रणाली या पौनर्वादिक प्रणाली किसे कहते हैं? भाई जो भारत में अपील प्रणाली होती है उसको पौनर्वादिक प्रणाली बोलते हैं, वो किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपके ए, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान। बी, कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान। सी, निचली न्यायालय के खिलाफ आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। या डी, न्यायिक सेवा में आवेदन का प्रावधान। तो देखिए जो भारत में अपीलीय प्रणाली होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी की भाई जो निचली न्यायालय के आदेश होते हैं उनके खिलाफ आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, अपील का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? भाई जो प्रायद्वीपीय पठार होता है उसका लक्षण कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके ए, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। बी, यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। सी, इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं। या डी, यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए भाई प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं पूछा आपसे, तो वो कौन सा नहीं होगा? वो नहीं है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी कि इस पठार के पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियां मौजूद हैं, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अब जो अफ्रीका है उसके बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है ये छांटना आपको। ऑप्शन से आपके ए, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती हैं। बी, मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है। सी, इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो एशिया से अलग करता है। या डी, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए भाई अफ्रीका के बारे में यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर ए कि जो यही एक इकलौता ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर होकर जिस महाद्वीप से होकर के कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये आपकी तीनों रेखाएं गुजरती हैं, इकलौता महाद्वीप है अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है। भाई जो भारत का दक्षिण भाग है, विशेषकर आपका तमिलनाडु राज्य है, आंध्र प्रदेश राज्य है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी शरद ऋतु यानी शीत ऋतु आती है जब, तो वहाँ पर वर्षा होती है। वो किस कारण होती है ये पूछा है आपसे। ऑप्शन ए, पवन अरब नहीं है दोस्तों, अरब सागर है, अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। बी, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की तरफ बहती है। सी, पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। या डी, पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, क्या कि जो पवन होती है, हवा होती है, वो स्थल भागों से लौटती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यानी स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है पवन, तो जिस कारण शीत ऋतु में भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन ब्लॉक पर्वत है, यानी कि जो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं इनमें से वो कौन सा है। ऑप्शन ए, अपलेशियन पर्वत। बी, यूराल पर्वत। सी, वासजेस पर्वत। या डी, हिमालय पर्वत। तो देखिए ब्लॉक माउंटेन्स जो होते हैं वो यहाँ पर है वासजेस पर्वत। कौन सा है भाई? वासजेस पर्वत जो है आपका, ये आपका ब्लॉक पर्वत है, यानी ब्लॉक माउंटेन है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल के किस परत में आने पर जल जाते हैं। भाई जो जैसे उल्का पिंड होते हैं वो अंतरिक्ष से हमारे वायुमंडल में प्रवेश करते हैं जैसे ही, तो वो किस परत में आने पर जलने लगते हैं, जल जाते हैं वो। ऑप्शन ए, बाह्यमंडल। बी, बहिर्मंडल। सी, समताप मंडल। या डी, मध्य मंडल। तो देखिए भाई वो आपके मध्य मंडल में आने के साथ ही जलने लगते हैं, जैसे ही उल्का पिंड जो होते हैं वायुमंडल के अंतर्गत उसके मध्य मंडल जो परत है उसमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही उनमें आग लग जाती है, वो जलने शुरू हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ है। जो ऋतु प्रवास है ये किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए, घरों के पास बसावट से, यानी घर आसपास बसे हुए हों। बी, एक छोटे घर के पौधे को रखने का कृत्रिम अहाता। सी, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। या डी, लोगों के आवागमन से। तो देखिए भाई ऋतु प्रवास क्या होता है। ऋतु प्रवास होता है कि जब विभिन्न ऋतुओं के अनुसार जो लोग बाग होते हैं वो अपने पशुओं के चारे के लिए इधर से उधर स्थानांतरित होते रहते हैं। भाई किसी ऋतु में किसी स्थान पर अच्छा चारा है, किसी ऋतु में किसी स्थान पर अच्छा चारा होता है,
तो वो पशुओं के चारे के लिए उसकी आवश्यकता के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं, तो इसी को आपका ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा यहाँ पर कि लोगों के आवागमन से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राजील के कंपास और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। भाई ब्राजील के जो कंपास हैं और वेनेजुएला के लानोस जो हैं ये किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, बी उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, सी भूमध्य सागरीय वनस्पति के, या डी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के। तो देखिए भाई ब्राजील के जो कंपास होते हैं, वेनेजुएला के लानोस होते हैं, वो उदाहरण होते हैं आपके घास स्थल के। और वो किस प्रकार की घास स्थल है भाई? वो उष्ण कटिबंधीय प्रकार की घास स्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा भाई कि उष्ण कटिबंधीय घास स्थल के ये उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ स्थित है? भाई भारत का एक शोध संस्थान है आपका मैत्री, एक है आपका यमुनोत्री, है ना, दो हैं। तो ये कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी यूरोप, सी एशिया, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए जो भारत के शोध संस्थान है जहाँ पर शोध होते हैं वो आपका मैत्री और यमुनोत्री है, तो वो है आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पर है भाई? अंटार्कटिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव क्लास आपको डेली मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।